नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा और आप देख रहे हैं जन्नत में जमहूरियत की कवायद। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और राष्ट्रपति शासन के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार वहां पर जमहूरियत की बहाली में लगी हुई है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के बाद अब केंद्र सरकार लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। ये बैठक 1 जुलाई से होगी। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक के लिए लेह अपेक्स बॉडी को भी आमंत्रित किया गया है और इससे पहले 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित आवास पर जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं के साथ एक बैठक थी। आपको यह भी बताते चलें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया था। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल की राह इतनी आसान है? क्या सभी दल चुनाव के लिए सहमत हो पाएंगे? धारा 370 और 35A की बहाली की मांग के साथ एक और उलझन विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर भी है। इन हालातों में जम्मू कश्मीर में क्या समीकरण बनते हैं? जमहूरियत यानी कि चुनाव के जरिए सरकार बनाने की कवायद किन मेन रोड से आगे बढ़ सकती है? इस मसले पर इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको बताते चलें कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद पहली बार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेताओं के साथ बड़े स्तर पर बातचीत कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अधिकांश राजनीतिक दल धारा 370 और 35A की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। कश्मीर में विपक्षी दलों के गठबंधन गुपकार के बाद अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मांग की है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की जाए। इसके साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और इससे पहले पीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में विश्वास बहाली पर देना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की एक खुली जेल बन गई है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों के भीतर फुसफुसाते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्होंने 370 न हटने तक चुनाव न लड़ने का भी ऐलान किया है, लेकिन धारा 370 की बहाली की मांग पर गुपकार में शामिल राजनीतिक दल ही एक राय नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला जैसे नेता मानते हैं कि इस सरकार से 370 की समाप्ति की उम्मीद करना बेमानी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल की जाएगी और इसकी जो राह है ये इतनी आसान है? क्या सभी दल इसके लिए सहमत हो पाएंगे? धारा 370 और 35A की बहाली की मांग के साथ ही और एक उलझन विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर भी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन कि अगर हम आपको बताते चले कि 1995 में आखिरी परिसीमन हुआ था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हैं, जिसमें 37 सीटें जम्मू कश्मीर में और 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र से आती है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 44 सीटों की जरूरत पड़ेगी। जम्मू के लोगों के बीच एक असंतोष का विषय यह भी है कि 1947 के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने वाला शख्स कश्मीर से आता रहा। अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो जम्मू की सीटें बढ़ सकती हैं और अब तक सत्ता में कायम रहा कश्मीर का एक तरफा दबदबा घट सकता है। इन हालातों में जम्मू कश्मीर में क्या समीकरण बनते हैं? जमहूरियत यानी चुनाव के लिए सरकार बनाने की कवायद किन मेनों से आगे बढ़ सकती है? इस मसले पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ही देर में। तो आपको बता दें कि जन्नत में जमहूरियत की कवायद और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और राष्ट्रपति शासन के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार जहां जमहूरियत की बहाली में लगी हुई है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के बाद अब केंद्र सरकार लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है और ये बैठक 1 जुलाई को होगी। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक के लिए लेह अपेक्स बॉडी को भी आमंत्रित किया गया है। तो कई सवाल हैं अभी जम्मू कश्मीर को लेकर, कैसे घाटी में लोकतंत्र की बहाली की जाए, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। कश्मीर में कैसे जमहूरियत की बहाली होगी, इस पर हम बात करेंगे, जिसमें धारा 370 35A की बहाली की लगातार उठ रही है मांग और उसके बाद कैसे होगी घाटी की लोकतंत्र की बहाली, इस पर हम बात करेंगे। अगर बात करें पिछले की तो 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली स्थित आवास पर जम्मू कश्मीर के विभिन्न नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी। इसमें 2019 में केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला लिया था, लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित भी कर दिया था। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाली की राह इतनी आसान है? क्या सभी दल चुनाव के लिए सहमत हो पाएंगे?
धारा 370 और 35A की बहाली की मांग के साथ एक और उलझन विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर भी है और इसी को चर्चा के साथ आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तो हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ में है बीजेपी से और अश्विन हांडा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में और इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं जमहूरियत को लेकर कि किस तरीके से क्या जमहूरियत की जाएगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से ही है, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मुद्दा तो अभी तक आपने सुन ही लिया होगा, देख लिया होगा कि क्या अब संगीनों के दम पर लोकतंत्र लेकर चलेंगे? 70 साल में संगीनों के दम पर ही वहां पर ये जो तथाकथित लीडरान हैं वहां राजनीति कर रहे थे और आम लोगों की, निरीह लोगों की हत्याएं हो रही थी। सर्वाधिक मौतें हमारी सेना के सैन्य बलों की कश्मीर के अंदर में हुई है, जबकि यदि किसी युद्ध को देखा जाए तो वो संख्या पार नहीं करेगी जितनी आतंकियों से लड़ते हुए हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। तो एक बात तो साफ है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है एक सामान्य स्टेट नहीं है। वहाँ जमहूरियत की बहाली के लिए जो जरूरी कदम है सरकार उसको निश्चित रूप से उठाएगी और विशेष रूप से कहीं कोई भेदभाव न रह जाए और नई लीडरशिप जो वहाँ की युवा लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो ऊपर आए और विकास के तरफ प्रेरित होकर के जम्मू कश्मीर की राजनीति हो, ना कि सांप्रदायिक राजनीति हो। वहाँ एक वर्ग शासन करे और दूसरा वर्ग प्रताड़ित हो। यानी कि पहले क्या था, जम्मू डिवीजन अगर टैक्स देता था तो वो कर कश्मीर डिवीजन में खर्च होता था और कश्मीर डिवीजन के लोग 1 रुपए नहीं देते थे। तो वो जो भेदभाव था वो भेदभाव समाप्त होना चाहिए। वही भेदभाव लोकतंत्र में भी नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि वहाँ की डेमोग्राफी बदलनी चाहिए। वहाँ पे जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज वोट देने का हकदार नहीं था राज्य में, जबकि वो लोकसभा में वोट देता था, लेकिन राज्य में उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सब चीजें वहाँ बदलनी चाहिए और जो परिसीमन जो वहाँ पे डी लिमिटेशन की जो बात हो रही है उसमें इन सभी असमताओं को, अनियमितताओं को दूर किया जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ पे लोकतंत्र की बहाली होगी और वहाँ पे स्वस्थ एक नई लीडरशिप ऊपर आएगी। बिल्कुल। गौरव जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम थोड़ा पिछली बात करें, अटल जी ने कहा था कि वहां पर कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के साथ ही कश्मीर में शांति के लिए वो ज्यादा जरूरी है। तो अटल जी की अगर उन बात पर हम किया जाए तो इसके दम पर क्या चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, जब तक वहां के लीडरान पाकिस्तान का राग अलापेंगे, जब तक वो ये कहेंगे कि बात पाकिस्तान से होनी चाहिए और भारत की संप्रभुता में विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक वहां पे यदि वो चाहें कि कश्मीरियत, जमहूरियत और सभी चीजें बहाल हो जाए तो वो संभव नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा के लिए रहेगा। तो ये बात तो स्वीकार कर लेनी चाहिए वहां के लीडरों को कि जो अभी भी यदा कदा सुर अलाप रहे हैं 370 और 35A का, वो अब 700 वर्षों में भी वापस आना नहीं है। ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है, ये उन्हें समझ लेनी चाहिए। तो अब इससे आगे की सोचें और भारत की संप्रभुता में विश्वास रखें और फेयर शेयर के आधार पर पॉलिटिक्स करें। न्याय के आधार पर बंटवारा होना चाहिए शक्तियों का, अवसरों का, ना कि भेदभाव के आधार पर होना चाहिए। एक जाति विशेष का नरसंहार हो जाए वहां पर और उसके वापस बहाली के लिए कोई प्रयास न किया जाए, उनकी कोई बात न की जाए, तो वहां पे प्रश्न उठता है। और सरकार, भारत की सरकार जो है केंद्र की, वो इन सभी विषयों को बारीकी से देख रही है और संतुलित व्यवस्था वहां कायम करने की दिशा में वहां वापस फिर राज्य का एक जो दर्जा होता है वो वहां प्राप्त हो। उसके लिए ये सारे आमूलचूल परिवर्तन जब तक सरकार नहीं सुनिश्चित कर लेगी तब तक वहां नहीं हो सकता। चलिए, ठीक है। अश्विनी हांडा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अश्विनी, आपसे पूछेंगे कि अगर 370 की बात की जाए तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है 370 को लेकर? पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। हमारे शीर्ष नेता और जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है और प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने 5 बातें रख दी हैं जो सभी सारे देश को पता है। और हमारा पहला जो स्टैंड है 370 के बारे में, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है और उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन
ये जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले जो है जो स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। और मैं अपने मित्र मिश्रा जी से ये पूछना चाहूंगा कि मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी क्या ये बताएगी कि विकास को नापने का कौन सा पैमाना होता है? विकास जो है किस पैमानों से आप उसका मापदंड करते हैं? ठीक है, एक तरफ तो बोलते हैं आप कि पूरा देश जो है वो विकास की ओर है, तो मैं आपको बताऊंगा मिश्रा जी, विकास का मापदंड जो है किसी भी देश का उसके जीडीपी से लगाया जाता है। और आज जीडीपी की हालत ये है कि हम -7 में हैं, उससे पहले हम -23 में थे। और जब हमने सरकार छोड़ी 2014 में, तो उस समय पे हमारी जीडीपी जो थी वो 8.2 चल रही थी। और आज जीडीपी की हालत ये है कि हम सभी देशों से, चाहे बांग्लादेश हो, हम बाहर की कंट्रियों की बात नहीं करेंगे, हम अपनी एडजॉइनिंग कंट्रियों की बात ही करते हैं कि बांग्लादेश की जीडीपी आप लगा ले तो वो 3.2 है, चाइना की जीडीपी जो है वो 18+ है, और वो भी कोरोना महामारी के कारण। उसके साथ साथ आपका अमेरिका की जीडीपी 11+ है। ठीक है, मतलब आपकी तो मुझे बताइए, ठीक है, आपके कहने का मतलब जो विकास का पैमाना है वो किस हिसाब से बीजेपी देखती है, आप यही पूछना चाहते हैं, जान लेते हैं हम। गौरव जी बताइए। यस, बीजेपी हमेशा झूठ का मापदंड अपनाकर विकास का प्रोपोगंडा करती है पूरे ठीक है ना, देश के जान अंदर। लेते हैं ना, बीजेपी है ही हमारे साथ में, जान लेते हैं उन्हीं से। बिल्कुल। जी गौरव जी। देखिए, विकास का पैमाना अगर नापेंगे तो इन्हें बता दें कि 2014 में हमारी सरकार आई और 2014 से 21 तक 6 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो सर्वाधिक है। इन 6 वर्षों में 1 रुपए किसी विदेशी संस्था से कर्ज नहीं लिए गए हैं भारत में विकास के लिए। इसके अलावे सारे कोविड में आपको 40 कंट्री में आपने हाथ खड़े कर दिए जनाब, उस पे भारत सरकार आपकी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। आपने 5 ट्रिलियन का वादा किया था देश के साथ। आप बोल रहे थे आपका वादा 5 ट्रिलियन का था। विकास का पैमाना हम बताते हैं। विकास का पैमाना उसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में केंद्र का पैसा जाता था और चंद घराने उसको लूट लेते थे, डकार लेते थे, और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, विदेशों में बहुत मस्ती करते थे। मुझे पता है, क्योंकि आपकी नींव झूठ पे टिकी हुई है और आपके पास कोई पैमाना नहीं है देश को बताने के लिए डीडीसी का केवल इलेक्शन हुआ है। सुन लीजिए, केवल त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं पंचायत के, वहाँ नई लीडरशिप आई है और केंद्र में ठीक है, तो उसकी जीडीपी। ठीक है गौरव जी, अश्विन जी, एक एक करके अगर बात करेंगे तो समझ में आएगा। वहाँ IIM बना है। देखिए, वही मैं इनको बता रहा हूँ। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विकास से परिवर्तन होता है। वहाँ जब त्रिस्तरीय चुनाव हुए, जब डीडीसी के चुनाव हुए, तो वहाँ पे नई लीडरशिप आई, सीधे केंद्र का पैसा उनके खातों में गया और वहाँ विकास कार्य जमीन पे दिखने शुरू हो गए। इस प्रकार से विकास होता है। सड़कें चौड़ी होनी शुरू हो गई, नेशनल हाईवे बनने शुरू हो गए, IIM बनने लगा, एम्स बनने लगा, तमाम सारे प्रोजेक्ट आने लगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट होने लगी। इस तरीके से विकास का पैमाना तय होता है। एक फिल्ट्रेशन अगर होता है पाकिस्तान की तरफ से, अगर अधिकृत जम्मू कश्मीर की तरफ से होता है तो उसका तत्काल जवाब दिया जाता है। इसे विकास कहते हैं। और पिछले 6 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था किसी के हाथ में गिरवी नहीं रखी गई है। आपकी सरकार में 2014 तक 52 लाख करोड़ का कर्ज केवल बांटा गया था। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इस तरह के विजय माल्या जैसे लोगों को हमारी सरकार में जो कर्ज उन लोगों से वापस लिया गया है। अभी जो रिकवरी हुई है वो ही अकेले 13,000 करोड़ की है। कोई ऐसा आर्थिक अपराधी नहीं है जिससे वसूल न किया जाए, सबका पैसा वसूला जा रहा है। हमारे सरकार में केंद्र से चल रही सरकार किसी प्रकार के अनियमितता को रोक करके भ्रष्टाचार ठीक है गौरव दे रही है। गौरव जी, मुद्दे पर वापस आते हैं। एक सवाल और आप जवाब दीजिएगा कि अगर धारा 370 को हटाने के बाद जो तमाम आरोप बीजेपी पर लगातार लग रहे हैं कि वो संगीनों के दम पर या बंदूकों के दम पर या इन सब चीजों के ऊपर वो शासन कायम करना चाहती है, तो इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? तो संगीनों के दम पे चुनाव ही नहीं होते थे, और होते भी थे तो उसके परिणाम पहले से तय हो जाते थे। आज तो सेना के और पुलिस के, हमारे जो सैन्य बल हैं वो वहां पे तैनात हैं।
और पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में वहां लोकतंत्र की व्यवस्था पनपे, ऊपर आए, उसके लिए कवायद चल रही है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रयासरत है कि जम्मू कश्मीर अगर पूर्ण राज्य की तरफ बढ़ रहा है तो पूर्ण राज्य बनने के लिए वो कौन कौन से मानक हैं जिसके लिए वहां शांतिपूर्ण और स्वस्थ परंपरा और दीर्घकालिक लंबे समय तक वो व्यवस्था कायम रहे। ऐसा ना हो कि पर्दे के पीछे से कोई दूसरा गेम शुरू हो जाए, जिस प्रकार से वहां के नेता समय समय पे राज अलापते रहते हैं। ये वही गुपकार टीम जो है, ये वही टीम है जो पहले अलगाववाद की बात करती थी, पाकिस्तान की भाषा बोलती थी और कहीं न कहीं से पाकिस्तान से वित्त पोषित भी होती थी। तो इनके ऊपर ऐसा नहीं कि पूर्ण विश्वास किया जाता, लेकिन ये वहां के हैं, इसलिए इनको मुख्य धारा में लाने के लिए इनको अपना मन मस्तिष्क परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन चलिए, अभी आपने अच्छा एक मुद्दा और निकाल दिया गुपकार का। मैं अगला सवाल ही अपना उसके ऊपर पूछने वाली थी कि गुपकार संगठन जो है उसको लेकर भी आप बातचीत यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप वो भी कहीं ना कहीं आप उन पर भी आरोप लगाते आए हैं कि पाकिस्तान परस्त होने का आरोप उनके ऊपर लगा है, लेकिन अब उन्हीं से बातचीत आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये क्या है? हाँ बिल्कुल, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में उनका राजनीतिक प्रेजेंस रहा है, प्रतिनिधित्व रहा है, चाहे वो आतंकवाद का सॉफ्ट चेहरा हो, चाहे उनके पीछे हार्ड चेहरे रहे हो आतंकवाद के। ये जानने के बावजूद उनके साथ वार्ता करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी को, वहां की राजनीति को ये प्रभावित करते चले आए हैं। इसलिए आज ये आवश्यक हो गया है और बहुत हद तक वो बर्फ पिघली भी है, ऐसा नहीं है, बहुत हद तक पिघली। और पिछले मीटिंग में ये साफ स्पष्ट देखा जा चुका है कि किस तरीके से सुर बदले हैं, लेकिन वो सुर परमानेंट होने चाहिए, वो हमेशा के लिए होने चाहिए, ताकि वहां पर नई लीडरशिप जो है, वहां की कवायद पूरी ये है कि जो सबसे दबा कुचला समाज है वो भी राज्य की मुख्य धारा से जुड़ सके, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर का विकास सिर्फ चंद घरानों तक सीमित हो जाए। एक घराने के पास सत्ता है तो फिर दूसरे घराने के पास अगली बार चली जाए, फिर तीसरे के पास चली जाए, वही घूमती रहे सत्ता। ऐसा नहीं चलेगा। भारत की समृद्धता में भी वहां के लोगों को विश्वास रखना पड़ेगा और जो एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंज है, डेमोग्राफिक एक्सचेंज है, उसको भी बराबर स्वीकार करना पड़ेगा। ये समय की मांग है और उसी दिशा में केंद्र सरकार हमारी काम कर रही है। चलिए ठीक है, अश्विनी जी आपसे भी जानना चाहेंगे, गुपकार संगठन की अगर यहाँ पर बात निकली है, गुपकार संगठन से जिस तरीके से बातचीत बीजेपी कर रही है उसके बारे में हमने स्पष्टीकरण यहाँ पर लिया, तो आपसे जानना चाहेंगे कि गुपकार संगठन को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले यही भारतीय जनता पार्टी उन पे ये लांछन लगाती है कि ये अलगाववादी हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने तरह तरह के यहाँ पे अत्याचार किए हैं, और उन्हीं नेताओं को वापस आज इनको बुलाना पड़ रहा है दिल्ली में बात करने के लिए। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार सीखे कि राजनीति में शिष्टाचार कैसे किया जाता है और जो राजनीतिक द्वंद्वी होते हैं उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर भाजपा की कोई बात मानता है तो ये डंडे के जोर पे उसको मनवाना चाहते हैं, अगर नहीं मानता तो उसको उसका गलत प्रचार करके उसको देशद्रोही, उसको अलगाववादी, उसको तरह तरह के तगमे दिए जाते हैं। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि जिस का हवाला ये डीडीसी चुनावों को दे रहे हैं, डीडीसी चुनावों में हालत ये है कि इन्होंने सभी उन काउंसिलरों को जो डीडीसी में जीत के आए, उन सभी डीडीसी मेंबरों को कश्मीर के अंदर नजरबंद करके रखा हुआ है। उनको इसलिए नजरबंद अलगाववादी जो है वो मारना दे, उनको सुरक्षा कवच के तहत इन्होंने वहां पे, तो फिर आखिर उसका आपने जो चुनाव हुए आपने बोला कि विकास करेंगे, विकास तो वो कश्मीर के होटलों में बैठ के कैसे विकास कर सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस 370 को हटाना चाहती थी, वो पूरा का पूरा प्रकरण जो था वो गलत था, ये पूरा अनडेमोक्रेटिकली था। और आज प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि दिल की दूरियां मिटाएंगे। चलिए ठीक है, तो गौरव इसका मतलब एक मुझे खत्म करने दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि दिल की दूरियां मिटानी है, दिल की दूरियां दूर करनी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि 2.5 साल के बाद उनको ये महसूस हुआ कि दिल की दूरियां बढ़ी हैं पिछले 2.5 साल में, जब से 370 को तोड़ा गया है। और आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मंत्र दिया था जिसके तहत उन्होंने कहा था जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। लेकिन
उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने सोचा कि जम्मू कश्मीर को डंडे के जोर पर हम ठीक करेंगे, लेकिन वो अब नहीं हो पाया है। और आज ये स्थिति है कि जम्मू कश्मीर के ठीक है, अंदर हर ठीक वो है। नागरिक प्रताड़ित है भाजपा की गलत नीतियों से। ठीक है अश्विन जी, समय भी कम है, सबको जो भी आपके सवाल भी है उनका भी जवाब हमें लेना है। गौरव जी, बात आपने सुनी ली होगी, क्या कहा इन्होंने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी। बहुत सारे आरोप लगे हैं अभी बीजेपी के ऊपर। देखिए जम्मू कश्मीर में पूरी की पूरी राजनीति जो है वो पाकिस्तान परस्त राजनीति कांग्रेस करती चली आ रही है, और अलगाव के बंटवारे की राजनीति करती चली आ रही है। इसलिए जम्मू कश्मीर से के लोगों से दिल से और मन से कांग्रेस दूर रहे तो ही अच्छा है, तो ही भलाई है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमिट है और कितनी समर्पित है जम्मू कश्मीर को दिल से जोड़ने के लिए और विकास से जोड़ने के लिए, उसका सबसे बड़ा प्रमाण। शांत रहिए पहले। आज देश को प्रमाण मिल गया है कि भाजपा के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। पहले हम सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के लिए भाजपा का मापदंड विकास का झूठ झूठ है। 370 हटाने के लिए उनको वापस फिर सरकार से बाहर भी करते हैं, जेलों में बंद भी करते हैं, और वापस फिर लोकतंत्र बहाली के लिए उनके साथ वार्ता करते हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञा है जम्मू कश्मीर के अंदर शांति और लोकतंत्र बहाल करने के लिए, और बॉर्डर पूरी तरह से सील्ड है। आपकी राजनीति नहीं चल पा रही है। जो विदेशों से दूसरे देशों से जो सप्लाई होते थे, आतंकी जो सप्लाई होते थे, वो आपके राजनीति का हथियार थे, आपके राजनीति का इंस्ट्रूमेंट थे, उसको बंद कर दिया गया है। आज वो सीमा पार कर रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है, उनको पहुंचाया जा रहा है। आपके परेशानी का सबक किया है। चलिए ठीक है अश्विन जी, चूक हुई है। ठीक है, पूरे देश में बम विस्फोट करवाए हैं। चलिए ठीक है। में बम विस्फोट करवाए हैं। गौरव जी अश्विनी जी, विश्वास रखती है। गौरव जी अश्विनी जी, ऐसे बात करेंगे तो कैसे चर्चा चलेगी? एक एक करके जवाब देते ना जी। बात करूंगा मैम कि आज जो हमारे यहाँ पे टेक्निकल एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, वो सीधा सुरक्षा एजेंसियों के चूक की ठीक वजह है, से वो मुद्दा अलग है अश्विनी जी। अभी हम मुद्दा कुछ और लेके बैठे हैं ना। आज देखिए, आज जो है आज बहुत बड़ा गंभीर एक मुद्दा है कि पाकिस्तान ने हमसे अटैक किया है, और भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट तक नहीं आया। ठीक है आखिर पाकिस्तान को जवाब कैसे देंगे? का ट्वीट आ गया, झूठ की नीति अपनाते हैं। अधिकृत ट्वीट वायुसेना का है, उसको उस ट्वीट को पढ़िए। वायुसेना का ट्वीट आ गया है, उसको पढ़िए। वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने स्पष्टीकरण दे दिया है, उसको सुरक्षा मंत्री ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान से चलिए ठीक है, नहीं। ठीक है गौरव जी, अश्विनी जी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस पर और अभी बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए, समय भी यहाँ पर हो चला है, और इस चर्चा का फिलहाल कुछ निष्कर्ष इतना अच्छा निकला नहीं है जैसा सोचा गया था। तो बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पहली बार केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेताओं के साथ बड़े स्तर पर बातचीत कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अधिकांश राजनीतिक दल धारा 370 और 35A की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन इसमें सही है? कश्मीर के विपक्षी दलों ने गठबंधन गुपकार के बाद अब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने यह मांग की है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की जाए, इसके साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाए। तो अब आगे क्या होगा ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।